काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो उसको अगर खेत में आपने मक्के के भुट्टे निकाल लिए तो उसको स्प्रेड रहने दीजिए, अगर आप उसको पूरी तरह कवर नहीं कर सकते तो। लेकिन एक जगह पे कवर करके अगर वो उस जगह पे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया या जहां पे पानी सब पूरे खेत का पानी बह के आता है, ऐसी जगह पे अगर वो ढेर हमने कर दिया तो वहां पे मक्का खराब हो सकता है। तो इसीलिए मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि हम मक्के को हम एक जगह पे इकट्ठा ना करें। थोड़ा क्षेत्र है, 1 एकड़ 2 एकड़, तो एक जगह पे इकट्ठा करके उसको हम अंडर शेड या किसी भी टीन शेड के नीचे हम रख सकते हैं, ढक सकते हैं। तो ये था वेदर के बारे में। ठंड अभी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन पिछले 2 दिन से अचानक टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है और उसके वजह से भी बारिश के आसार दिख रहे। ऊपर बंगाल के वे ऑफ बंगाल में भी एक चक्रवात बनने की स्थिति है और वो चक्रवात अगर बड़ा बनता है तो शायद महाराष्ट्र में, खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता है या ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ये प्रिकॉशन आप सब लोग ले। दूसरी चीज़, जो लोग रब्बी के जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश आगे डालने वाला हूँ, जैसे जवार है, देसी जवार है, चना है, या फिर वेजिटेबल में प्याज है, तो ऐसी फसलों को नर्सरी और फील्ड क्रॉप में डायरेक्ट पौधे लगाना या बुआई करना, इसको हमें थोड़े दिन के लिए टालना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए। खास करके चना जैसी अगर फसल हम ले रहे हैं तो हमें 15 अक्टूबर तक वेट करना चाहिए, क्योंकि आज की 7 तारीख है। अगर कल या परसों हम बुआई करते हैं और सही में अगर ज़्यादा पैमाने पे बारिश होती है तो जर्मिनेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चने की बुआई कुछ कुछ एरिया में स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों ने कर भी दी है। तो ऐसे एरिया में मैं सलाह दूंगा कि आप खास करके विदर्भ और मराठवाड़ा में कि हम 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर तक राह देखें और उसके बाद ही हम बुआई का निर्णय लें। समर प्याज में, जिसको गावरान प्याज बोलते हैं, अगर उसका नर्सरी में आप बीज डालने वाले होंगे तो उसके लिए भी हम 15-16 अक्टूबर तक हमें रुकना चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही प्याज का सीड जो है, रेट जो है, कीमत जो है उसकी आसमान छू चुकी है, लगभग 4,000 रुपये किलो, 4,500 रुपये किलो प्याज के बीज के रेट आज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और पीछे 2 बार 3 बार लोगों का नुकसान हो चुका है, किसानों का, कई लोग 2 बार बीज डाल चुके हैं, लेकिन कंटिन्यू बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो ऐसे लोगों को भी मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग 15-16 अक्टूबर के बाद ही नर्सरी के लिए कोई भी सब्जी हो या फल हो, उसका अगर आप बीज डालने वाले हो तो उसको आप कम से कम आने वाले 6-7 दिन हमें रुकना चाहिए। गेहूं के लिए तो ऐसे भी अभी शुरुआत नहीं है, तो नेचुरली जब ठंड बढ़ जाएगी 15 या 20 अक्टूबर के बाद ही गेहूं में शुरुआत होती है, तो उसके लिए नेचुरली किसान जो है वेट करने ही वाले। तो हमने पिछले वेबिनार में किसान भाइयों हमने देखा कि रब्बी में हमें 3 टाइप की फसलों का ऑप्शन है। एक फील्ड क्रॉप में जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, इसके बाद जवार हो गया, गन्ना अभी लगने वाला है, मक्का हो गया, केले का प्लांटेशन होने वाला है, जीरा है, मूंगफली है। तो ये फील्ड क्रॉप में काफ़ी फसलें हैं जिन पे हम प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद उन फसलों में से चना पे हमने लास्ट वेबिनार में बात की थी, तुअर पे हमने बात की थी, केला और गन्ने के बारे में अगले 2 वेबिनार में बहुत विस्तृत में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। जो वेजिटेबल फसलें हैं, क्रॉप है, उसमें आलू, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर, मिर्च, ककड़ी, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, ऐसे काफ़ी सारे फसलों के बारे में हमने बात की थी। और मैंने आप लोगों को ये सलाह दी थी कि आज जो प्याज के रेट अगर देखेंगे तो हम 4,500-4,500 हजार रुपये से 5,500-6 हजार तक प्याज का रेट छू चुका है। ऐसे स्थिति में जो खरीफ का प्याज निकलता है वो प्याज ना आने के वजह से, और स्टोरेज में जो प्याज है वो प्याज सड़ जाने की वजह से प्याज की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एक्सपोर्ट बंद करने के बावजूद भी देश की जो डिमांड है वो डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्याज के दर
जो रेट्स है वो स्टेबल है, बने हुए हैं, और कुछ कुछ जगह पे काफी जो जहां क्वालिटी माल है वहां पे रेट बढ़ भी रहे हैं। तो प्याज के शॉर्टेज में जैसे ही 15-20 अक्टूबर के बाद रेस्टोरेंट्स, होटल्स या छोटे छोटे ठेले वाले जैसे ही खुलते जाएंगे तो प्याज को रिप्लेसमेंट ये लोग करेंगे। जैसे मूली से रिप्लेसमेंट करेंगे, गाजर से करेंगे, पत्ता गोभी जो होती है उससे करेंगे, तो ऐसे ककड़ी है ककड़ी से करेंगे। तो प्याज को रिप्लेसमेंट करने वाली जो सब्जियां हैं जो ज्यादातर परोसने में यूज होती है, ऐसी सब्जियों को अगर हम लगाएं तो वो प्याज के टाइम से पहले मार्केट में आएगा और आपको उसमें अच्छा यील्ड और रेट अगर मिल गया तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो किसान जरूर ऐसी फसलों के बारे में सोचे, और उनकी कुछ भी जानकारी अगर आपको विस्तृत में चाहिए तो आप जो नीचे नंबर्स हैं उन पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप उन फसलों की विस्तृत जानकारी हमसे पा सकते हैं। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल और जिसके रेट आसमान छूने वाले हैं, मिर्च, इसके बारे में हम विस्तृत में जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन बहुत जरूरी दो फसलों के बारे में हम पहले शुरू करते हैं। वेजिटेबल में जो फसलें हमने देखी, ऐसे ही कुछ एरिया में तरबूज का, वाटरमेलन का भी सोइंग चालू है, पपीते में अच्छे रेट है, और आगे रमजान है तो उसमें भी कुछ लोगों को काफ़ी शिकायत है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो इतनी फसलें हैं रब्बी में, जिसमें से चुनिंदा फसलों के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया ताकि आप लोग ऐसी फसलों के बारे में सोचे जिसका आपने कभी प्रयोग नहीं किया है या जो फसलें आपने अभी तक नहीं लगाई है। वही पारंपरिक तौर पे जो चला आ रहा है या जो फसलें आप ले रहे हैं वही फसलों पे आपका जोर है या आपका फोकस है। तो जो बड़े फार्मर है 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़ वाले, वो 1-2 एकड़ पे ऐसी फसलों का ट्राई करके एक ऑप्शन ढूंढे ताकि हमें इकोनॉमिकली या आर्थिक दृष्टि से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, फील्ड क्रॉप में जो पिछले वेबिनार में फेसबुक लाइव में हमने जिसके बारे में बात की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल चना और तुअर, इन दो फसलों पे एक बहुत जरूरी सलाह हमने पिछले लाइव में दी थी, जो सलाह मैं आज फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूं। चना के लिए महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, काफी सारे स्टेट है जहां बहुत बड़े, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट जहां पे हाईएस्ट प्रोडक्शन चने का होता है। तो इन सारे राज्यों में, और इस सारे राज्यों में हमारा प्रेजेंस है, तो काफी सारे लोग हैं कि इसके बारे में हमेशा जिन लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन जाती है या लिंक जाती है तो वो लोग बार बार इसके बारे में पूछते हैं कि मैं अभी चना लगाने वाला हूं, कौन सी वैरायटी लगाऊं, कैसे करूं, क्या ट्रीटमेंट करूं, क्या डालूं। तो दोस्तों, इसके बारे में पिछले वेबिनार में बहुत विस्तृत में हमने जानकारी दी थी। वैरायटी कौन सी लेनी है, सीड ट्रीटमेंट, बीज प्रक्रिया बहुत जरूरी है चने में, स्प्रेइंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर आपको कितना डालना है, पर एकड़ बीज आपको कितना डालना है, इसके बारे में काफी विस्तृत में जानकारी हमने पिछले वेबिनार में फेसबुक लाइव में दी थी। तो अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी, या YouTube पे भी पाटिल बायोटेक इस चैनल पे अगर आप जाएंगे तो 1 अक्टूबर का वो वीडियो है जिसमें आप चना और तुअर के बारे में विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। लेकिन फिर भी जो अहम दो चीजें हैं चना और तुअर में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे रिक्वायरमेंट्स, काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे इन फसलों के बारे में आए थे। दोस्तों, चने में अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो खास करके महाराष्ट्र में काफी सारी वैरायटीज हैं जो लोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50% आप ऐसे पकड़ के चलिए जो लोग घर का बीज लगाते हैं। इस साल अभी का जो मार्केट है चने का वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि लोग घर का भी बीज यूज करें। तो जो मार्केट में वैरायटी अवेलेबल है, अगर हम उन वैरायटियों का जिक्र करें तो विजय, दिग्विजय, जैकी, ये बहुत अच्छी वैरायटी, रिनोन वैरायटी है। विशाल, आकाश, जो आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन जिस भी कंपनी का आप लेंगे वो रिनोन कंपनी हो, जिसका आपने पिछले 1-2 साल में लगाया हो, आपके दोस्तों ने लगाया हो, ऐसी कंपनी का ही वैरायटी आप चुनिए, क्योंकि ये ओपी वैरायटीज हैं और एक ही कंपनी, मार्केट में 10 कंपनी हो तो 10 कंपनियों का विजय आता है, 10 कंपनी का विशाल आता है, जैकी आता है। तो जो अच्छी हो, जो जिसका आपको अनुभव हो,
ऐसी कंपनी का बीज आप चुने। सीड ट्रीटमेंट ये बहुत बड़ी जरूरत है चने में, क्योंकि राजस्थान में भी सेम समस्या है, मध्य प्रदेश में भी सेम समस्या है, छत्तीसगढ़ में भी सेम समस्या है और महाराष्ट्र में भी सेम समस्या है। काफी बड़े पैमाने पे चने में जो विल्टिंग आता है, जिसको मराठी में मर हम कहते हैं, या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उकटा, या राजस्थान में भी उसको उकटा कहते हैं, कि पौधे जर्मिनेशन होने के बाद पहले 45 दिन में 55 दिन में अचानक से सूख जाते हैं। और ये ऐसी समस्या है दोस्तों कि आने के बाद 10 एकड़ अगर किसी का चना है और 20% 30% अगर उसके क्षेत्र में ये समस्या उसको अगर दिखाई दे, तो वो फार्मर उसको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि चना इतना बड़ा कमर्शियल क्रॉप नहीं है कि उस टाइम उसको लेबर इतने बड़े पैमाने पे मिल जाए और दवाइयों पे वो उतना खर्च कर सके। अगर ये प्रॉब्लम आने के बाद हमें 1000 रुपया खर्च करना पड़े, तो आज अगर हम सीड ट्रीटमेंट करें तो उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 10% होगी। इसका मतलब ये है कि सामने होने वाला जो लाखों का नुकसान है उसको कवर करने के लिए हमें कई हजार खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमने प्रिवेंटिव में काम किया, होने से पहले काम किया, तो कुछ रुपयों में इसका काम हो सकता है। सीड ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसी कोई गारंटी कोई दवा नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका होने वाला नुकसान 100% होगा तो उसको आप 10 या 20% तक नीचे ला सकते हैं। किसी के क्षेत्र में अगर बहुत कम बार ये देखा जाता है, या हर साल मैं चना लगाता हूं लेकिन मेरे यहाँ पे कहीं एक कोने में 10-15 पौधे या 500 पौधे 100 पौधे मिलते हैं, तो उसके एरिया में, उस क्षेत्र में, उस किसान का, उस फार्मर का, उस खेडूत का शायद ये प्रॉब्लम टोटली सॉर्ट आउट हो जाए, उसके खेत में ये दिक्कत आए ही ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? मैं बहुत ही सस्ता, बहुत ही सिंपल आपको 2 मॉलिक्यूल बताऊंगा जो मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। राजस्थान में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, एमपी में भी मिलेगा और महाराष्ट्र में भी मिलेगा। आपको किसी भी अच्छी कंपनी का कार्बेंडाजिम लेना है, बाविस्टिन, जो रिनोन नेम है, 50 से 100 ग्राम 1 एकड़ सीड के लिए। लगभग 30-35 किलो का सीड अगर हम मानते हैं, किसी वैरायटी का अगर बीज बड़ा है तो नेचुरली वहां पे सीड रेट ज्यादा रहेगा, लेकिन 30-35 किलो का एवरेज में मान के चलता हूं, तो वो आपको लेना है 50 से 100 ग्राम। और ह्यूमोल जेली एक ऐसा डब्बा आएगा, ये है आधा किलो का, ये 1 एकड़ के लिए काफी हो जाएगा। अब ये क्यों लेना है दोस्तों, इसकी थोड़ी सी वजह मैं आपको बता दूं। इसमें पोटेशियम ह्यूमेट जेल फॉर्म में, जेल फॉर्म यानी जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं और जो पेस्ट हम लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका फॉर्मुलेशन किया है पेस्ट फॉर्म में। क्योंकि आप लिक्विड और पूरा ड्राई पाउडर अगर आप डालेंगे तो काफी सारे लोग हैं जो ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, लगभग बड़े किसान जो है वो तो ट्रैक्टर से ही बुआई करते हैं, और वाइब्रेशन होते समय उसको जो कोटिंग है पाउडर का वो टोटली निकल जाता है या फिर नीचे रह जाता है। तो ऐसी एक थोड़ा स्टिकिंग को सपोर्ट मिले, दाने को अच्छी तरह से कोटिंग हो, इसलिए इसका जेल फॉर्मुलेशन किया है। ये काम क्या करेगा, जैसे ही ह्यूमोल जेली को आप 30 या 35 किलो सीड को डालेंगे, हल्के हाथों से उसको रब करना है, पूरे सीड को अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। 10 या 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। फिर इसको छांव में सुखा लेना है और थोड़ा सा उसमें नमी रहे उसी टाइम में उसको बाविस्टिन उस पर डाल देना है 50 से 100 ग्राम पर एकड़ सीड के लिए, 30 से 35 किलो सीड के लिए, ताकि इसके गीलेपन में वो बाविस्टिन भी उस पर चिपक जाए और कोट हो जाए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल, एक है फंगीसाइड और एक है आपके दाने पे कोटिंग होने के बाद जैसे ही वो जमीन में जाएगा तो सबसे पहले वो जमीन में जहां दाना पड़ा है, चने का सीड जहां पे पड़ा है, वहां पे अनअवेलेबल फास्फोरस और पोटेशियम को वो अवेलेबल करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करेगा। और दोस्तों एक बहुत जरूरी सवाल आप अपने आप से पूछिए, अगर आप किसान हैं, जब भी कोई भी फसल, चाहे आप पौधा लगाओ, चाहे आप बीज लगाओ, चाहे आप पेड़ लगाओ, कुछ भी आप लगाएंगे, तो सबसे पहले किसी भी पौधे का जो पार्ट डेवलप होता है या जो जन्म लेता है वो होता है जड़, मूल, रूट। और जड़ बनने के लिए, जड़ डेवलप होने के लिए
जड़ का विस्तार होने के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस, और उस फॉस्फोरस को अवेलेबल करने का काम ये करेगा, उस पोटेशियम को अवेलेबल करने का काम ये करेगा। तो फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों न्यूट्रिएंट को जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी रहेगा उतना उसका रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, और रूट डेवलपमेंट अगर अच्छा हुआ तो नेचुरली आगे के जो दिक्कतें है वो कम होगी, न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होगा, पौधा एकदम सशक्त होगा, ताकतवान होगा, उसका रेजिस्टेंट पावर जो है, उसकी जो प्रतिकार क्षमता है वो अच्छी रहेगी। तो इसके लिए दोस्तों ये सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आप पर एकड़ के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा 400-450 रुपए का खर्चा आपको एकड़ में आएगा, और बाद में अगर हम स्प्रे के चक्कर में पड़ेंगे तो 1000, 2000 या 3000 का भी खर्चा हमारा हो सकता है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तुअर में अब भी फ्लावरिंग स्टेज जस्ट स्टार्ट हुआ है, और सबसे जरूरी आने वाले, अगर अर्ली वैरायटी है तो आने वाले 4, 5, 6 दिन में काफी जगह पे फ्लावरिंग दिख जाएगा। खास करके अगर महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा हो गई ये 4 या 5 दिन में, तो तुअर में फ्लावरिंग का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैंने पिछले लाइव में भी ये कहा था कि आप ऐसे न्यूट्रिएंट का प्रेजेंस उस पेड़ में, उस पत्ते में या उस फसल में वो न्यूट्रिएंट बढ़ाइए जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ का स्पीड नेचुरली कम हो जाए। और वो न्यूट्रिएंट कौन से दोस्तों? एक है फॉस्फोरस और दूसरा है पोटेशियम। तो इसीलिए फ्लावरिंग के लिए आप पोटेशियम नाइट्रेट या फिर 05234 या फिर 0050 इन तीनों न्यूट्रिएंट का आप इस्तेमाल कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने जो स्प्रे आपको पिछली बार बताया था उसमें ये जो मानसून, जो वातावरण की जो स्थिति बदली है, तो वो स्प्रे तो मैं जरूर कहूंगा, और थोड़ा सा चेंज उसमें कहीं जहां पे ब्लैक सॉइल है वहां पे जरूर मैं कहना चाहूंगा। अभी आने वाले 5-6 दिन में जैसे ही बारिश के आसार लगे या थोड़े से बादल अगर निकल आए तो आपको तुअर के फ्लावरिंग के अच्छे निकलने के लिए और उसको सेटिंग होने के लिए या फीमेल फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा निकलने के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला देना चाहूंगा, मैं एक स्प्रे आपको बताना चाहूंगा जो मैंने पिछले बार भी बताया था। 15 लीटर टंकी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13045 लेना है 100 ग्राम, उसके साथ ऑक्सीजन लेना है 50 ml, उसके साथ जिंक लेना है 20 ग्राम। अगर इल्ली की समस्या है तो ही आप इसको पोकलैंड इसमें ऐड करना है 15 ml। अगर आपके तुअर में कोई भी इल्ली अगर अभी नहीं दिख रही है तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और स्टिकर बहुत जरूरी है 15 ml ब्लेज, 13045 100 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ml, जिंक चिलेटेड जिंक 20 ग्राम, पोकलैंड इल्ली है तो 15 ml और ब्लेज 15 ml इसका स्प्रे लेना है। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट के बजाय आप वहां पे लेंगे 100 ग्राम 05234 100 ग्राम। बाकी सब जितनी दवाई है उसको एज इट इज रखेंगे और अच्छी तरह से स्प्रे लेंगे। दूसरी अहम चीज, सभी तुअर वाले किसानों को अगर आपका क्रॉप कंडीशन आज की डेट में अच्छा है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो और एक सलाह बहुत जरूरी है जो नीचे करने को मैं अभी फोर्स करूंगा, क्योंकि जो बारिश के आसार है वो अगर सही में हो गई तो आपको न्यूट्रिएंट अपटेक और जड़ का जो काम है वो अच्छी तरह से रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सिंपल ड्रिंचिंग आपको करना है। 200 लीटर पानी में आपको एक अमरूद ड्रिंचिंग किट डाल देना है और 05234 8 किलो 200 लीटर पानी में 8 किलो और एक अमरूद किट इसको डाल देना है। और जो सादा स्प्रे पंप होता है, बैटरी पंप भी आपने लिया तो चलेगा, उसका नोजल निकाल देना है और ये 200 लीटर पानी 1 एकड़ तुअर को नीचे जड़ में, जमीन में जहां पे तुअर खड़ी है वहां जमीन में आपको डाल देना है। 200 लीटर पानी 1 एकड़ में खत्म होना चाहिए। दोस्तों ये 2 काम कीजिए। आपके पास 10 एकड़ तुअर होगी, मेरी सलाह आप सिर्फ 1 एकड़ इस साल ये दोनों काम ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। और अगर कुछ इसके अलावा कोई समस्या है, जहां पे कुछ जगह पे किसान बोल रहे कि व्हाइट ग्रब की समस्या है, तो आप उसके फोटो मेरे नंबर पे या नीचे जो आपके डिस्ट्रिक्ट के नंबर होंगे या आपके स्टेट के नंबर होंगे तो उस नंबर पे आप डाल सकते हैं।
दूसरा दोस्तों, एक बहुत संक्षिप्त में और महत्वपूर्ण विषय, प्याज का जो लोगों का अभी प्याज दो स्टेज में है। एक वो किसान है जिनके पास अभी पिछले 15-20 दिनों में उन्होंने प्याज लगा दिया है। दूसरा किसान है जिसका अभी नर्सरी स्टेज में प्याज का सीडलिंग्स तैयार है। और तीसरा फार्मर है जिसको अभी गावरान के लिए या समर प्याज के लिए उसको बीज डालना है नर्सरी में। तो उनको तो मैंने कहा है कि आप 15-20 तारीख तक रुक जाइए, 15-20 तारीख तक आप प्याज बिल्कुल भी मत डालिए। सोने जैसे भाव है, अगर थोड़ा भी इस बार नुकसान सीड का हो गया तो शायद इस साल नहीं अगले साल भी प्याज 20,000 रुपए क्विंटल के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी सीड किसी भी कंपनी के पास बचा नहीं है। तो वैसे किसानों को रुकना ही बेहतर रहेगा। अब ये जो दो किसान है जिनका प्याज पिछले 15 दिनों में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है या 25 दिनों में ट्रांसप्लांट किया है, उन्होंने क्या करना है, और दूसरा जिनका नर्सरी स्टेज में है उन्होंने क्या करना है। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास पिछले 15-20 दिनों में प्याज लग चुका है और ऐसे लोगों ने फर्टिगेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है या डोसेस नहीं डाले, ऐसे लोगों को डोज डालना बहुत जरूरी है। तो एक कॉमन डोज में शायद मैंने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था, जो मैं आज भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्याज का जो लाइफ साइकिल है दोस्तों लगभग 4 महीने की फसल है। उसमें से पहले 15 दिन तो उसको टिकने में, खड़े होने में, वहां जमीन में जुड़ने में लग जाते हैं, और लास्ट के 15-20 दिन में अपटेक टोटली बंद रहता है। यानी कि प्याज को न्यूट्रिएंट लेने के लिए टाइम सिर्फ 3 महीने यानी 90 दिन का मिलता है। इस 3 महीने में अगर हमने फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जो मेन डोज है वो अगर प्याज लगाने के 30-40 दिन बाद अगर दिया तो अगले सिर्फ 40 या 50 दिन उसको मिलते हैं, और उतने दिन में आपने जो फर्टिलाइजर डाला है, जो भी खाद डाला है, वो अवेलेबल नहीं होता, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते, फसल उसको ले नहीं पाती। तो इसके लिए हमारा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम प्याज लगाने के 15 दिन पहले बेसल डोज आपके खेत में डलना चाहिए, आपने डालना चाहिए। लेकिन बारिश की वजह से जो लोग डाल नहीं पाए, ऐसे लोगों को अगर 15 या 20 दिन हुए हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप बेसल डोज अभी भी डाल सकते हैं, और उसको अभी ही डालना चाहिए। इसके बाद डालेंगे तो शायद उस फसल को उसका उतना उपयोग नहीं हो पाएगा। और जो लोग 40 या 50 दिन के बाद डालते हैं, ऐसे लोगों को उस प्याज के खेत में दूसरी फसल बहुत अच्छी आती है, क्योंकि प्याज का सारा डोज जो है वो अगली फसल को मिलता है। तो ऐसे लोगों को डोज क्या डालना है, डीएपी आपको लेना है 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी आपको लेना है 50 किलो, यूमोल कंद स्पेशल यानी ट्यूबर स्पेशल वो लेना है 20 किलो, रिलीजर यानी सल्फर वो लेना है 5 किलो। प्याज के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट, बाकी कोई भी न्यूट्रिएंट आप थोड़ा कम या ज्यादा कर दीजिए, लेकिन सल्फर को प्याज अगर आपको अच्छा निकालना है, उसकी शाइनिंग बनानी है, उसकी क्वालिटी बनानी है, उसकी साइज बनानी है, और उस प्याज को अगर आपको स्टोर करना है तो आप सल्फर को कभी भी मत भूलिए। कम से कम 6 से 8 किलो सल्फर पर एकड़ प्याज में जाना ही जाना चाहिए, वो भी अच्छी कंपनी का, जो भी कंपनी का आप ले, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो रिलीजर 5 किलो लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलो। इतना बेसल डोज बना के प्याज के खेत में ब्रॉडकास्ट कर देना, पूरी तरह से फेंक देना है। पीछे से अगर जरूरत है स्प्रिंकलर है स्प्रिंकलर चला दीजिए, ड्रिप है ड्रिप चला दीजिए, या फिर थोड़ा हल्का पानी दे दीजिए। बेसल डोज डालने के बाद इमीडिएट प्याज को ड्रेंचिंग करना बहुत जरूरी है। 200 लीटर पानी में 1 अमरूद ड्रेंचिंग किट, फॉलीबियन 1 लीटर और 19-19-19 जो वाटर सोल्यूबल खाद है वो उसको 5 किलो लेके 200 लीटर पानी आपको ड्रिप में से चला देना है, यार पंप के साथ नोजल निकाल के आपको डायरेक्ट जड़ पे डाल देना है। थोड़ा फसल पे भी गिर गया तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं है। तो प्याज का डोज, प्याज का ड्रेंचिंग, ये 2 चीजें मैंने बताई। अब दोस्तों, जो दूसरा फार्मर है प्याज वाला, जिसका नर्सरी में अभी पौधे तैयार हैं, या फिर यहां जो प्याज है उस पे रिंग हो रहा है, या पौधा जो है वो सूख रहा है, मर रहा है दोस्तों, इसकी अगर वजह अच्छी तरह से आप देखेंगे कि पिछले 15 या 20 दिन पहले जो कंटिन्यू बारिश हुआ उसकी वजह से प्याज के पौधे की, चाहे वो नर्सरी स्टेज में हो या जो फील्ड में लगा था, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। यानी 10 दिन की प्याज के पौधे की हाइट जो 6 इंच या 4 इंच होनी चाहिए थी, वो 12 से 15 इंच तक हो गई,
मैंने ये लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये पौधा है 4 से 6 इंच, तो इसके जो नीचे जो छोटा सा बॉल होता है, यानी जो छोटा पैच होता है पौधे का, जिसपे ये बिल्डिंग खड़ी है, वो बिल्डिंग 4 या 6 इंच की ही ये बॉल जो है ये सह सकता है, या जो तने जो जड़ है वो इतनी ही बिल्डिंग को झेल सकते हैं। इस बिल्डिंग को अगर डबल कर दिया, यानी जो ऊपर पत्ते हैं उसकी अगर साइज बढ़ गई, तो ये जो उसका बेस है, ये जो उसका पाया है, ये इतने बड़े लेंथ को, जो लंबाई है पौधे की, उसको वो झेल नहीं पाता और फिर वो वहां पे गोल हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ। ये पहली कारण है। दूसरा, अगर वहां पे सर्कोस्पोरा है या फंगल अटैक है, तो फिर वो स्पॉट पड़ते हैं या फिर कॉलर रॉट होके वो पौधा नेचुरली उसका वेट ज्यादा होता है, तो वहां पे गोल होके खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहला काम तो ये है कि फंगल अटैक को रोकने के लिए तो फंगिसाइड हमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें जितना ज्यादा फास्फोरस और पोटेशियम अगर वहां पे मिल गया, तो नेचुरली उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगा। जो नाइट्रोजन उस प्याज के पौधों में या उस खेत में एक्सेस हो गया है बारिश की वजह से, उसको हम निकाल नहीं सकते, तो हम उसको रोक सकते हैं। और ये रोकना कैसा है कि हमें उस नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा उस फसल में क्रिएट करनी है, पैदा करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने लास्ट टाइम 2 स्प्रे आपको रिकमेंड किए थे शायद, तो इस बार भी मैं 2 स्प्रे और आपको रिकमेंड करूंगा। पहला स्प्रे, चाहे नर्सरी स्टेज में हो या चाहे फील्ड में हो, जहां भी प्याज हो और प्याज में जिसका मैंने वर्णन किया, ऐसी समस्या अगर आपको दिखती है तो आप ये दोनों स्प्रे जरूर ट्राई करें। इसमें आपको पहले लेना है कैब्रियोटॉप, BASF कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको 40 ग्राम लेना है। चिलेटेड जिंक, माइक्रोडिल जिंक 20 ग्राम, सिंगम 30 ml और स्टिकर ब्लेज 15 ml। इसकी अच्छी तरह से आपको, स्टिकर प्याज में बहुत जरूरी है। फंगिसाइड इसमें हमने लिया है, थ्रिप्स और माइट्स के लिए एक दवा हमने ले ली है। जिंक जो मतलब क्लोरोफिल जनरेशन के लिए या थोड़ा सा उसमें क्वालिटी लाने की जिंक का बेस हमने दे दिया, तो ये स्प्रे बहुत जरूरी है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4 या 5 दिन बाद और दूसरा स्प्रे आपको लेना है। एमिस्टार टॉप 15 ml, झकास 7 ml। झकास बायोस्टिमुलेंट है जो क्लोरोफिल जनरेशन में बहुत मदद करेगा। ब्लेज 15 ml और फॉलीबियन 30 ml। एमिस्टार टॉप 15 ml, झकास 7 ml, ब्लेज 15 ml और फॉलीबियन 30 ml। ये दूसरा स्प्रे हमें लेना है। साथ ही साथ 2 स्प्रे और जमीन में पोटैश की हमें ड्रिंचिंग करनी है। इसमें 0050 3 किलो या फिर पोटेशियम शोनाइट 3 किलो, इसके साथ डॉक्टर प्लस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस। ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो कुछ मिनटों में फास्फोरस और पोटेशियम की लेवल पौधों में बढ़ा देता है या अपटेक हो जाता है। ये आपको लेना है 400 ग्राम पर एकड़। 5 किलो या 3 किलो 0050 या पोटेशियम शोनाइट, उसके साथ डॉक्टर प्लस 400 ग्राम और ह्यूमॉल गोल्ड 250 ग्राम 100 लीटर पानी में लेके आप नर्सरी में या फिर मेन फील्ड में ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिप है, ड्रिप से चला सकते हैं। स्प्रिंकलर है तो आप स्प्रिंकलर से भी इसको छोड़ सकते हैं। अब जो लोग आगे प्याज लगाने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में जिनके पौधे लेट डले हैं, वो अगर प्याज लगाने वाले होंगे तो सबसे जरूरी काम प्याज में है दोस्तों प्लांटेशन मेथड। जब तक आपके खेत में 3 लाख पौधे आप अच्छी तरह से लगाते नहीं हो, उनको आप सर्वाइव कराते नहीं हो, उनकी साइज आप जब तक 100 ग्राम की बनाते नहीं हो, तब तक आपको 200, 250 या 300 क्विंटल का टारगेट लेना या टारगेट अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए YouTube पे हमारा कांदा लागवडीचे सूत्र ऐसा एक वीडियो है, पाटिल बायोटेक YouTube चैनल पे, आप उस पे जाके बहुत विस्तृत जानकारी हमने इसके बारे में दी है, उसको आप फॉलो करेंगे। कुछ नहीं भी किया, सिर्फ प्लांटेशन मेथड भी फॉलो किया, तो भी मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप 30-40% आपका यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें आपको प्याज की सारी जानकारी मिल जाएगी। चने के बारे में मैंने कहा, तुअर के बारे में मैंने आपको कहा। जो भी लोग सीडलिंग या बुआई करने वाले हैं उन लोगों को अभी थोड़े दिन रुक जाना चाहिए। जवार वाले हैं उनको भी रुक जाना चाहिए। मक्का आप बिंदास लगा सकते हैं। जो भी रबी का मक्का लगाने वाले किसान होंगे वो आप कल परसों 2 दिन 5 दिन में आप उसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। मक्के में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
अब दोस्तों आज के फेसबुक लाइव का सबसे जरूरी क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप, और जिसके बारे में शायद काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों में मुझसे कई सवाल पूछे, कई सारे वीडियो, आज भी मैंने 100-150 लोगों को लगभग जवाब दिया है कि मिर्च में क्या करें। तो ये अचानक से मिर्च में किसान इतने जागरूक क्यों हो गए, इसकी वजह, सबसे महत्वपूर्ण वजह यह दोस्तों कि 60 रुपए से लेके 80 रुपए किलो के रेट मिर्च को हो गए। भारत में खरीफ में सबसे ज्यादा जो मिर्च का क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में और गुंटूर में। तो इस साल पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे, गुजरात में भी है सूरत बेल्ट में, और महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में खरीफ में मिर्च लगता ही है, चाहे 100 एकड़ हो, 200 एकड़ हो। तो जितना भी एमपी हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, जहां भी खरीफ में मिर्च लगा, उस मिर्च की जो आयु है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहती है। लेकिन कंटिन्यू बारिश और ज्यादा बारिश की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में मिर्च का नुकसान हो गया। उसमें कई सारे पेस्ट है, डिसीज है, वायरस है, और उसकी वजह से फसल जो है आज टिक नहीं पाई। तो दोस्तों जो डिमांड है वो डिमांड और जो प्रोडक्शन, आज जिन भी लोगों के पास मिर्च की फसल बची है, उन लोगों की फसल में से जो उत्पादन निकल रहा है वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, इसके लिए मिर्च के रेट बढ़ रहे हैं। मैं ये इतना विस्तृत इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मिर्च 1 महीना नर्सरी में जाएगा, उसके बाद 1 से 1.5 महीना फील्ड में जाएगा, खेत में जाएगा, फिर 2-2.5 महीने बाद चलेगी। यानी कि अभी जो भी लोग रेट है इसलिए बहुत मिर्च लगा रहे हैं, उन लोगों को मिर्च के रेट आगे वाले समय में, आने वाले समय में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट का शॉर्टेज है उसको फुलफिल करना या वो डिमांड को कंप्लीट करना लगभग अक्टूबर महीना पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र गुजरात में है जो अगस्त सितंबर में लगता है, वो भी लेट हो चुका है। जो मिर्च आएगी नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर आगे, शायद हो सकता है नवंबर मिड के बाद ही वो आएगी। तो अभी जिस किसान की 2 एकड़ मिर्च है उसमें से आधा एकड़ या 1 एकड़ मिर्च अगर खत्म भी हो गई है, तो वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे और उसको 2 या 3 या 4 पिकिंग अगर महीने में मिल जाए, 1 टन का, 2 टन का या 4 टन का, तो भी दोस्तों 4 टन की अगर कॉस्ट में 50 रुपए किलो के हिसाब से भी निकाल लो तो बहुत अच्छा पैसा उसको मिल जाता है। तो 60,000 रुपए टन का अगर रेट है और 5 टन का अगर वो 1 या 2 एकड़ में टारगेट कर लेता है, अगर उसकी क्रॉप कंडीशन वैसी है या थोड़ी भी अच्छी है और थोड़ा काम अगर हम उस पर करें तो अच्छा मुनाफा किसान कमा सकता है। इसीलिए मैं अभी 2 लोगों को यहाँ पे सलाह देने वाला हूं, एक किसान जिसके पास मिर्च अभी है और दूसरा किसान जो अभी मिर्च लगा रहा है, लगा चुका है या लगाने वाला है। ऐसे दोनों लोगों को मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो किसान के पास अभी खेत में मिर्च खड़ी है, पिछले 15 से 20 दिनों में महाराष्ट्र से लगभग पर्सनली मुझे 1000 के ऊपर ऐसे
राज ठाकरेंचा फोन आहे. राज साहेब ठाकरे, ठीक है नंतर बोलो. वैरायटी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना. तो वैरायटी हमें कौन सी चुननी चाहिए दोस्तों? अभी 3 सेगमेंट है मिर्च में. एक सेगमेंट जिसको हम G4 सेगमेंट कहते हैं, यानी तीखा शॉर्ट वाला डार्क ग्रीन वाला. दूसरा है जो फाफड़ा सेगमेंट कहते हैं, जो पिकेडोर नॉर्मली उसमें जाना जाता है. और तीसरा पैरेट ग्रीन वाला पैरेट ग्रीन जो सितारा सेगमेंट हम कहते हैं. तो अब सबसे ज्यादा रेट जो है अभी वो है G4 सेगमेंट, जिसमें तेजा 4 नाइको का, या फिर नवतेज ये वैरायटी है, नंदिता, आरमार, राशि का प्राइड बहुत हिट वैरायटी है, ईगल. तो ये जो तेजा 4 सेगमेंट है या G4 सेगमेंट है, जो शॉर्ट पतली मिर्ची 4 इंच 6 इंच वाली और डार्क ग्रीन ऐसी मिर्च इन वैरायटियों में मिलती है. तो आप ऐसी वैरायटियां चुन सकते हैं. जहां पे फाफड़ा सेगमेंट ज्यादा है, यानी बड़ी मिर्ची, जो पूरा शिमला मिर्च ऐसा भी नहीं है और पूरा जो लौंगी मिर्च है उसके जैसा भी नहीं है, उसमें बलराम एक वैरायटी है, नवल और क्लाउस का एक आता है 6300, ये भी एक वैरायटी बहुत अच्छी है जो फाफड़ा सेगमेंट में. और तीसरा सेगमेंट जो पैरेट ग्रीन में थोड़ा सा मोटा लंबा, जैसे सितारा गोल्ड, बंजारा 1072, तो ये भी काफी सारी अच्छी वैरायटी है. तो मैं लगभग 8-9 वैरायटियां आपको बताई है. ये वैरायटियां आप आपके मार्केट के डिमांड के हिसाब से चुनिए. आपके एरिया में जो मिर्च लगती है वहां पे कौन सा सेगमेंट ज्यादा लगता है या चलता है, उसके बाद जांच पड़ताल करें और फिर इसमें से कोई भी वैरायटी आप चूज कर सकते हैं. फिलहाल अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो नर्सरी से चेंज कर रहे हैं. ओके, आवाज येतोय? आवाज येतोय? ओके. मी दिलगिरी व्यक्त करतो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आला होता दोस्तों. थोड़ा सा माइक का इशू आया था, इसलिए हमें थोड़ा पॉज लेना पड़ा, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं. तो हमने लगभग 8-10 वैरायटीज देखी है जो मैंने बताई. आप इसमें से आपके मार्केट के हिसाब से कोई भी वैरायटी चूज कर सकते हैं. अब दोस्तों जो प्लांटेशन मेथड है वो कैसे करना चाहिए, एक सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. कुछ लोग हैं जो ड्रिप पे लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो ड्रिप के साथ मल्चिंग पे लगाते हैं, और कुछ लोग हैं जो फ्लड इरिगेशन में लगाते हैं. आप ड्रिप, फ्लड इरिगेशन और ड्रिप विथ मल्चिंग पेपर डाल के अगर आप सोइंग करेंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि 1 एकड़ मिर्च के खेत में कम से कम 6000 पौधे हो और ज्यादा से ज्यादा 7500 पौधे हो. थोड़ा डिस्टेंस 4x1.5, 4x2 या 3.5x2 या 4x1 या 5x1.5, वो डिस्टेंस आप आपके जमीन के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत चेंज किया तो चलेगा. लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि 1 एकड़ में कम से कम 6,500 पौधे और ज्यादा से ज्यादा 7,500 से 8,000 पौधे मिर्च के आने चाहिए. हम जो स्पेसिंग रिकमेंड करते हैं स्पेशली मल्चिंग के लिए 4x1.5 या 5x1.5,
खरीफ में जो मिर्च लगता है उसको 5/1.5 बहुत जरूरी है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन अभी जो रबी में मिर्च लगेगा, आने वाले समय में ठंड गिरेगी तो नेचुरली मिर्ची का जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो कम रहेगा। तो ऐसे जगह पे आप 4/1.5 इस अंतर पे मिर्च लगा सकते हैं। 3 फीट का बेड बना के मल्चिंग पेपर से कवर करके आप 1.5 फीट पे थोड़ा सा जिगजैग भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप मल्चिंग पेपर यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, या एक बहुत जरूरी एक्टिविटी करना है कि बेसल डोज, एक थोड़ा सा बल्कि बेसल डोज आपको मल्चिंग पेपर के नीचे डालना है। बाद का जो फर्टिगेशन है वो हम वाटर सोल्यूबल से दे सकते हैं। तो इसका एक लंबा चौड़ा शेड्यूल है। हर 4 दिन में, 5 में या हफ्ते में, सोमवार या शनिवार, ऐसे 2 बार हमें मल्चिंग पेपर जर्मिनेशन होने के बाद, ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद हमें वाटर सोल्यूबल का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। वो एक ही लाइव में मैं आपको इतना यहाँ ओरली बता के लिख के नहीं दे सकता, लेकिन बेसल डोज बहुत जरूरी है जो आपको लिखना है। तो शायद अगर जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो लोग इस बेसल डोज को जरूर फॉलो करें। इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे लाइव में नीचे लिंक दिया है, कमेंट्स बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो उस पे आपको, वो लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्याज का और मिर्च का शेड्यूल मिल जाएगा। बेसल डोज बहुत जरूरी है दोस्तों। डीएपी 1 एकड़ के लिए 100 किलो लेना है, इसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटैश 100 किलो लेना है। ठंड में पोटैश की मात्रा आपके फसल में, सल्फर की मात्रा होना बहुत जरूरी है, स्पेशली वायरस के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस पे मैं आऊंगा। तो डीएपी 100 किलो, एमओपी 100 किलो, ह्यूमॉल हॉर्टिकल्चर स्पेशल 20 किलो, सल्फर रिलीजर 6 किलो, नीम खली अगर मिलती है, नीम केक, तो 200 किलो वो भी आप डाल सकते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोडिल 23 किलो का किट, या फिर महाराष्ट्र ग्रेड या गुजरात ग्रेड 10 किलो पर एकड़, दोनों में से एक। अगर आप किट लेते हैं पूरा जिसमें जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट सेपरेट आ जाता है, तो आपको फिर दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेपरेट जिंक या फेरस सल्फेट या बोरैक्स नहीं डालते तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट हर स्टेट की जो सॉइल एप्लीकेशन ग्रेड होती है वो 10 किलो डाल सकते हैं। ये पूरा डोज मिक्स करके बेड में मल्चिंग पेपर के नीचे आपको भर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गोबर का खाद अगर आपके पास है, कच्चा गोबर खाद बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी मल्चिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। तो अगर कच्चा गोबर खाद है तो वो पहले वहाँ पे सड़ेगा, और वो जब जितना सड़ेगा उतना फंगल वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो अगर पका हुआ खाद है, पूरी तरह से कंपोस्ट हो चुका है, ऐसा ही खाद आप यूज करें। तो ये बेसल डोज। इसके बाद प्लांटेशन आप करेंगे। प्लांटेशन करने के 2 या 3 बार ट्राइकोडर्मा आधा किलो 1 एकड़, सुडो आधा किलो 1 एकड़ या आधा लीटर 100 लीटर पानी में लेके आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। प्लांटेशन के 6 से 8वें दिन पे, यानी पहले 10 दिन में बहुत जरूरी दूसरी ड्रिंचिंग, एक बेसल डोज और 2 ड्रिंचिंग में बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। अमृत कीट 19-19-19 10 किलो 200 लीटर पानी में लेके ड्रिंचिंग करना है, या ड्रिप से आपको छोड़ देना है। एक बेसल डोज लेना है, इसके बाद ट्राइको और सुडो, इसका एक कॉम्बिनेशन आपको छोड़ देना है, और 8 या 9 दिन के बाद अमृत कीट 1 कीट और 10 किलो 19-19 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको ड्रिप से छोड़ देना है। तो बेसल डोज के बारे में मैंने कहा, जमीन के बारे में मैंने, मिर्च के बारे में आपको बताया, वैरायटी कौन सा लेना है, जो 3 सेगमेंट है वो तीनों सेगमेंट चेक कर ले कि मार्केट में कौन से सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको लॉन्गी टाइप मिर्ची चाहिए, तीखी वाली मिर्ची चाहिए, डार्क ग्रीन वाली चाहिए तो G4 सेगमेंट। आपको सितारा यानी जो पैरेट ग्रीन आता है, लंबाई थोड़ी मोटी मिर्ची, तो सितारा सेगमेंट, सितारा गोल्ड उसमें है, बंजारा वैरायटी उसमें है। तीसरा सेगमेंट है जो फाफड़ा सेगमेंट कहते हैं, जिसको पिकेडोर सेगमेंट भी कहते हैं, तो उसके लिए अलग है। और शिमला मिर्च ये टोटली अलग है, तो उसके बारे में हम और अगले वेबिनार में बात कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइप की वैरायटीज मैंने बताई है। जमीन प्रिपरेशन क्या करना है, बेड कैसे बनाना है, बेड में कौन सा खाद डालना है, कितने डिस्टेंस पे मिर्च को लगाना है। सबसे जरूरी बात है कि बेसल डोज और 1 एकड़ में कम से कम 6-6.5 हजार पौधे, ज्यादा से ज्यादा 7.5 से 8 हजार पौधे, इतने वहां पे होने चाहिए। इससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं, तो हमें पॉपुलेशन जो है, पर एकड़ पॉपुलेशन हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब
मिर्च में फिर 10 दिन बाद कोई खाद नहीं देना है, पेस्ट आएंगे, डिसीज आएंगे, उस पर क्या स्प्रे करना है, इसका बहुत विस्तृत जानकारी आपको लिंक में मिल जाएगा। लिंक पे प्याज का पूरा शेड्यूल और मिर्च का पूरा शेड्यूल मैंने डाल दिया है। जो लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी हैंडल करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, उस लिंक पे जाके उस डोज को आप आपके मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप जितने भी नंबर्स नीचे दिए हैं या मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे जानकारी ले सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और मुझसे ये शेड्यूल ले सकते हैं। दोस्तों एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहूँगा, कंपनी के प्रोडक्ट आप ले या ना ले, इसके लिए ये फेसबुक लाइव बिल्कुल भी नहीं है। जितने हमारे पास जानकारी है, जितना नॉलेज हमारे पास है और जो अच्छा है, जिससे आपका कुछ फायदा हो सकता है, वो देने का हमेशा पाटिल बायोटेक प्रयास करेगी, करती रही है और आगे भी हम करेंगे। तो आप एटलीस्ट जानकारी इकट्ठा करते रहिए, सुनने में क्या जाता है, जो अच्छा लगे, जो आपका अनुभव कहे, उसके आधार पे आप आपके खेती में उसका प्रयोग जरूर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अब दोस्तों अगला जो मेन पार्ट है कि मिर्च पे कौन सी चीजों से हमें बचना है, क्या पेस्ट आएंगे, क्या डिसीज आएंगे और उनसे हमें हमारी फसल को कैसे बचाना है। लगभग मिर्च पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है और इन्हीं पेस्ट के वजह से, जिनको हम कीड़े कहेंगे आसान शब्दों में, इन्हीं कीड़ों के वजह से जो घातक रोग है वो पलते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं और हमारी फसल जो अच्छी फसल दिखती है वो अचानक से खत्म हो जाती है। तो पहले हम देखेंगे कीड़ों के बारे में, क्योंकि इनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आधे पेस्ट तो आपने ऐसे ही कम, डिसीज जो है, रोग जो है वो आपने कम कर लिया, ऐसा मैं कह सकता हूं। सबसे ज्यादा जो मिर्च पे प्रॉब्लम है वो है थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई। इन तीनों को मिर्च और गुलाब, ये दो ऐसी फसलें हैं कि आप जब भी जाओ आपको थ्रिप्स और माइट्स दिखाई देंगे। खास करके अक्टूबर महीना, ये हिट का जो महीना है, इस महीने में थ्रिप्स और माइट्स की भयंकर पैदावार रहती है और मिर्च में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं की वजह से होता है। यही वायरस को ज्यादा फैलाते हैं। लीफ कल वायरस या CMV जो है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, दोनों वायरस मिर्च में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं और इनको फैलाने के लिए यही सकिंग पेस्ट थ्रिप्स और माइट्स और व्हाइट फ्लाई ज्यादा काम करते हैं। तो पहले अगर हम इनको कंट्रोल करें तो फिर हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं या हमारी फसल को बचा सकते हैं। तो थ्रिप्स, माइट्स और व्हाइट फ्लाई, ये तीन समस्या, इस पे एक बहुत ही रामबाण सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। इल्ली की एक समस्या है, व्हाइट ग्रब की एक समस्या है, डिसीज में एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट या फिर डायबैक जिसको हम कह सकते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, लीफ कल वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस CMV, ये मेन डिसीज है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसने पिछले सीजन में बहुत बड़े पैमाने पे चिली में नुकसान किया, शायद मेरे पास अगर उसके कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो मैं फेसबुक के इस लाइव के बाद इस पे पोस्ट करूंगा। कोनेफोरा ब्लाइट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे चिली पे नुकसान करता है, लेकिन यहाँ से आगे जो चिली लगेगी उस पर शायद नुकसान कम हो सकता है, क्योंकि जितना वेट एटमॉस्फेयर रहेगा, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, उतना केमोपोरा का प्रभाव जो है चिली पे ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों अब इन कीड़ों से पहले हमें बचना है और फिर वायरस, जो मेन वायरस का जो दिक्कत है चिली में आज की डेट में, इससे प्रिवेंटिव मतलब वायरस आए ना, इसके लिए हमें काम करना है। अगर हम इन कीड़ों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर ले तो वायरस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अभी दोस्तों जिन लोगों के पास आज खेत में मिर्च खड़ी है या फिर जो भी लोग मिर्च 15-20 दिन पहले या 30 दिन पहले लगा चुके हैं, उनके खेत में दो समस्या मेजरली 100 में से 95 किसानों के यहाँ पे ये समस्या दिख रही है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा है, माइट्स का अटैक है और लीफ कल वायरस, तीनों चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे दिख रही है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? मैं अभी 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग आपको बताऊंगा दोस्तों। जिन लोगों ने इसको यूज किया है
पिछले 10 या 15 दिनों में उन लोगों के टेस्टिमोनियल्स, उन लोगों के नंबर्स, वीडियो, उनके खेत के वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखे और फेसबुक पे पेज पे, पाटिल बायोटेक के फेसबुक पेज पे भी डाल के रखे। आप उन लोगों के वीडियो देख सकते हैं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 60 to 80% आपको मैं जो रिकमेंडेशन अभी देने वाला हूं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो 60 to 80% प्रॉब्लम आपका मिर्च का खेत का सॉल्व हो सकता है। तो वो क्या करना है, 2 स्प्रे बताऊंगा दोस्तों। पहला स्प्रे इमीडिएट, जिन भी लोगों के पास अभी मिर्च है जिसका हार्वेस्टिंग चल रहा है, फ्लावरिंग स्टेज है, पूरे जो पत्ते हैं वो जमा हो चुके हैं, उसका बंच हो चुका है, या पत्ते ऊपर मुड़ चुके हैं, या पत्ते की जो रेशा है वो पीली पड़ चुकी है, तो ये वायरस के सिम्टम्स है, लीफ कर्ल के सिम्टम्स है, कुकुम्बर के सिम्टम्स है, कुकुम्बर मोज़ेक के सिम्टम्स है, थ्रिप्स के भी सिम्टम्स है, माइट्स के भी सिम्टम्स है। और ज्यादातर पत्ते सिकुड़ जाने के वजह से फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस ना होने के वजह से जो मिर्च ऑलरेडी वहां पे लगी है वो मिर्च शॉर्ट हो रही है या फिर वो टेढ़ी हो रही है। फ्लावरिंग अगर है तो फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहा है, और नेचुरली फार्मर का जो हार्वेस्टिंग है, अगर 2 क्विंटल माल निकलता है तो 20 किलो पे 30 किलो पे आ चुका है, या कुछ लोगों ने तो निकाल फेंका है, इतनी बुरी हालत है। तो 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग, मैं कहूंगा आपके पास 4 एकड़ मिर्च है, आप सिर्फ 1 एकड़ पे ट्राई कीजिए, लेकिन मेरे सॉल्यूशन में, हमारे फॉर्मूले में कोई भी बदल आप ना कीजिए। आप सिर्फ 1 एकड़ पे ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे की प्रोसीजर आपको करना है। तो दोस्तों पहला स्प्रे अगर आप लिख सकते हैं, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखने वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर लिखिए। पहला स्प्रे आपको लेना है 15 लीटर टंकी के लिए। अगर आपके पास 20 लीटर की टंकी है तो उस हिसाब से आपको दवाई बढ़ानी पड़ेगी। 10 लीटर की टंकी है, 10 से 15 लीटर तक यही सोल्यूशन रखेंगे। 15 लीटर के ऊपर अगर है तो आपको दवाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फॉलिबियन लेना है 40 ml पर टंकी, सिंगम लेना है 30 ml पर टंकी, अरेना चॉकलेट एक 6 ग्राम की छोटी सी गोली आती है दोस्तों, वो लेना है 1 टंकी में 1 गोली। लेकिन याद रखें कि गोली डायरेक्ट टंकी में नहीं डालनी है, एक मग्गे में पानी लेके गोली को पहले डाइल्यूट कर लेना है, उसका घोल बना लेना है और फिर उस घोल को आपको टंकी में डालना है। फंगीसाइड, सांप पाउडर, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए 40 ग्राम, या फिर अगर आपके पास प्रोपेनोकोनजोल है टिल्ट वो आप ले सकते हैं 15 ml। स्टिकर बहुत जरूरी 15 ml, सिलिकॉन स्टिकर अगर आपके पास है तो 5 ml आप उसमें ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, बहुत जरूरी स्प्रे है। पहला स्प्रे सिंगम 30 ml, फॉलिबियन 40 ml, अरेना चॉकलेट 1 गोली 6 ग्राम की, सांप पाउडर 40 से 50 ग्राम, स्टिकर 5 ml या फिर 15 ml, और अच्छी तरह से स्प्रे लेना है, डीप स्प्रे लेना है, ऊपर ऊपर स्प्रे नहीं लेना है। हर पत्ते पे कवरेज मिलना चाहिए। आप याद रखिए मेरी बात, चिली के, मिर्च के हर पत्ते पे दवाई जाना चाहिए। सिर्फ टॉप को मिलेगा तो थ्रिप्स नीचे जगह पे, कांटेक्ट जहां पे नहीं होगा वहां पे थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा। तो ये पहला स्प्रे जिस दिन आपने स्प्रे किया उसी दिन नीचे से आपको ड्रेंचिंग देना है। 1 एकड़ के लिए 1261-0 10 किलो, पोटेशियम शोनाइट 5 किलो, अमरूद ड्रेंचिंग किट 1 या फिर ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो, दोनों में से एक। अगर अमरूद ड्रेंचिंग किट आपको मिले तो जरूर लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा इस प्रोडक्ट में अवेलेबल की दिक्कत है, मतलब सब जगह पे हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो अगर आपको अमरूद किट मिलता है तो आप अमरूद किट लीजिए, और वो नहीं मिला तो आप ह्यूमॉल गोल्ड लेना है। 1261-0 10 किलो, पोटेशियम शोनाइट 5 किलो, अमरूद ड्रिंचिंग किट 1 या फिर ह्यूमॉल गोल्ड। 200 लीटर पानी में घोल बनाइए। पानी आपने 200 लिया, 300 लिया, 400 लीटर लिया तो भी चलेगा, और ड्रिप से आपको छोड़ देना है। फिर 4 या 5 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे लेना है 15 लीटर टंकी के लिए। 15 लीटर के ऊपर है तो दवाई का जो प्रमाण है उसको आपको बढ़ाना है। वर्टेक्स लेना है 20 ml, ऑक्सीजन लेना है 50 ml, जिंक लेना है चिलेटेड जिंक 20 ग्राम, कॉन्टाफ वो लेना है 20 ml, स्टिकर ब्लेज लेना है 15 ml। पुनः एक बार मैं बताता हूं, वर्टेक्स 20 ml, ऑक्सीजन 50 ml,
जिंक, चिलेटेड जिंक 20 ग्राम, कॉन्टाप 20 ml, कॉन्टाप यानी हेक्साकोनाजोल, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ब्लेज 15 ml पर टंकी में, 15 लीटर के टंकी में लेके अच्छी तरह से स्प्रे करना है। याद रखिए कि मिर्ची के हर पत्ते पे दवाई जानी चाहिए, हर पत्ता गीला होना चाहिए। उसी दिन यानी जिस दिन आप सेकंड स्प्रे लेंगे उसी दिन 05234 पर एकड़ 8 किलो पोटेशियम शोनाइट यानी 0023 3 किलो, ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो और फॉलिबियन 1 लीटर, ऐसा आपको ड्रिप से छोड़ना है। 05234 8 किलो, 0023 3 किलो, ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो और फॉलिबियन 1 लीटर, 200 लीटर पानी या 300 लीटर पानी में आप उसका घोल बना के आपको ड्रिंचिंग से ड्रिप से छोड़ना है। 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग आपके पास अगर 1 एकड़ खेत है आप आधे एकड़ में ट्राई कीजिए, 2 एकड़ मिर्च है सिर्फ 1 एकड़ में ट्राई कीजिए, 5 एकड़ मिर्च है सिर्फ 1 एकड़ में ट्राई कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 100% अगर आपके खेत में प्रॉब्लम होगा तो 70-80% प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, पहला स्प्रे करने के बाद, पहले ड्रिंचिंग करने के बाद दूसरे तीसरे दिन आपको आपके फसल में कुछ ना कुछ चेंज जरूर दिखेगा। अगर कुछ चेंज नहीं दिख रहा है तो पर्सनली मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप दोस्तों मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने कॉल अगर रिसीव नहीं किया तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, या फिर बेस्ट वे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे मुझे वीडियो फोटो डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है और पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में सब जगह पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। बहुत ही जनरल प्रोडक्ट मैंने बताए, बहुत सारे अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो मिल सकते हैं, कुछ हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, आप उसको जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों आज हमने देखा कि रबी में जो फसलें हैं चना, तुअर, उसके बारे में हमने शुरू में जानकारी ली। इस साल प्याज में रेट बहुत ज्यादा है और ज्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। दिवाली तक प्याज शायद 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, या अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गया तो 200 रुपए किलो भी हो सकता है। तो प्याज को जो सब्स्टिट्यूट फसलें हैं जिसके बारे में रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले सोचते हैं, ककड़ी, पत्ता गोभी यानी कैबेज, मूली, गाजर, बीट, ऐसी फसलों को आप जरूर चुने, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। तुअर में क्या स्प्रे लेना है, तुअर में क्या ड्रिंचिंग करना है वो मैंने बताया। चने में सीड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है आप जरूर देखिए, हो सके तो आने वाले कुछ दिनों में मैं सीड ट्रीटमेंट का लाइव वीडियो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे जरूर पोस्ट करूंगा। तीसरा, जिन लोगों के पास प्याज अभी नर्सरी स्टेज में है, फील्ड में है, और जो लोग प्याज का सीड डालने वाले, तीनों लोगों को बहुत जरूरी सलाह हमने दी है। हो सके तो 15 अक्टूबर तक आप चने की बुआई रोक दें, प्याज का सीड डालना रोक दें, ज्वार की बुआई रोक दें, मक्का आप बिंदास लगा सकते हैं। हार्वेस्टिंग आने वाले 2 दिनों में आप दोपहर के पहले कर ले। मक्के को एक जगह पे इकट्ठा ना करें, थोड़ा बहुत क्षेत्र है तो थोड़े कम जगह में आप इकट्ठा कर सकते हैं। 5 एकड़ मक्का है तो आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी, जो भी लोग अभी मिर्च लगा रहे हैं तो उसमें बहुत जरूरी कुछ चीजें जिस पे आपको ध्यान देना है। वैरायटी कौन सी चुननी है, प्लांटेशन मेथड क्या होना चाहिए, पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए जिसके बारे में मैंने बताया, और सेगमेंट जरूर देखें कि हमारे आसपास के मार्केट में कौन सी वैरायटी चलती है, उसको उसी को सिलेक्ट करें। सिर्फ मिर्च को रेट है, फिर जो बीज मिलेगा, जो पौधे मिलेंगे, क्योंकि नर्सरी अभी कोई तैयार नहीं करता, डायरेक्ट नर्सरी से आप लोग पौधे परचेस करते हैं, तो आप मार्केट का जरूर ख्याल रखें मिर्च लगाने के पहले। और मिर्च लगाते समय जो डोज मैंने बताया उस डोज को फॉलो करें। आपको कमेंट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक भी डाल दिया है जिससे आप पूरा डोज का चार्ट जो है प्याज का भी और मिर्च का भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे जरूरी है आज के वेबिनार का बहुत अहम मुद्दा, मैं पुनः एक बार उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। मिर्च को आने वाले 1 महीने तक बहुत अच्छे रेट रह सकते हैं। 50 रुपए, 60 रुपए या 40 रुपए किलो बहुत अच्छा रेट है मिर्च में। अगर आपके खेत में अभी मिर्च है और आप अगर मायूस है, नाराज है, तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए। मैंने जो रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन को आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। 2 एकड़ है, 1 एकड़ में ट्राई कीजिए तो आपको जरूर उसमें बेनिफिट मिलेगा। 1 एकड़ में आने वाले महीना भर में अगर आप
15-20 क्विंटल भी मिर्ची, 10 क्विंटल भी मिर्च निकाल पाए तो भी आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। एटलीस्ट आपका पिछला जो नुकसान है उसको आप कवर कर सकते हैं। 2 स्प्रे और 2 ड्रिंचिंग मैंने अभी अभी लाइव में दी है, आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी फसल के बारे में हो, दुनिया में कोई भी एग्रीकल्चर में 100% परिपूर्ण नहीं है, कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है या कोई ऐसा अनुभवी इंसान नहीं है जो एग्रीकल्चर में 100% सटीक जानकारी आपको दे सके या गाइडेंस आपको कर सके। अनुभव और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर इसका मिलाप हम अच्छी तरह से कर ले दोस्तों, तो खेती आसान हो जाती है, या दिक्कतों पे जो सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम्स पे जो सॉल्यूशन निकालना है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए किसान के तौर पे मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उतनी जानकारी इकट्ठा करते रहिए, उसको थोड़ा सा उसका विश्लेषण कीजिए, उस पर थोड़ा सा सोचिए और अपना जो अनुभव है उसको जोड़ के जो अच्छा लगे वो कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयत्न अच्छा लगता है, हम जो बातें बताते हैं वो अगर आपको समझने में आसान है, या आप उसको ट्राई करके अगर आपको लगता है कि सही में पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान से हमारे खेत में 20%, 40%, 50% या जो फसलें हम ले रहे हैं उसमें हमें मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, हमारा खर्चा बच रहा है, या फिर हमारा यील्ड बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, तो दोस्तों पाटिल बायोटेक का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को भी लाइक करने को कहिए, सब्सक्राइब करने को कहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है पाटिल बायोटेक का, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि छोटी छोटी चीजें जो हम आपको बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक वीडियो, बिल्कुल एक 15-20 सेकंड का, जो मक्का लगाने वाले किसान है उनका एक छोटा सा मक्के का जो कटिंग का एक वीडियो हमने पोस्ट किया था, काफी सारे लोगों ने देखा। तो ऐसी कई सारी जानकारी है जो आपको काम में आ सकती है, आप तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम आपके माध्यम से पहुंच सके। तो दोस्तों अगर कोई समस्या आपकी है तो आप हमारे जितने भी टेक्निकल एडवाइजर्स है पूरे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उनके नंबर्स हमने नीचे दिए हुए हैं। आप जहां से होंगे उस एरिया का नंबर अगर आपको दिखता है तो आप उस पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, मैसेंजर जो आप यूज करते हैं उस पर आपकी दिक्कतें, आपकी समस्या, आपका प्रश्न डाल सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप मुझे भी सवाल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि पाटिल बायोटेक की टेक्निकल टीम आप लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, आपसे जुड़ी रहेंगी, और पाटिल बायोटेक एक अच्छी जानकारी देने का या लोगों का यील्ड बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों अगले बुधवार तक मैं आप लोगों की इजाजत लेना चाहूंगा, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले बुधवार ठीक शाम 6 बजे गन्ने की पूरी जानकारी लेने के लिए। शायद हमें एक लाइव में हम नहीं दे पाए तो 2 एपिसोड हम करेंगे, गन्ने की वैरायटी से लेके हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों पुनः एक बार आप सभी लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों के पास हम पहुंच पाते, जो लोग हमें लाइक करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत रबी सीजन की बधाइयाँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।